हाँ, एसी ऑन करना है। हाँ, वो भी ऑन करना है, वो भी इससे ही होगा, इसी से होगा। पीछे दे दो, ऑन कर देंगे वो। ठीक है। अच्छा, लास्ट अपन ब्रायोफाइट्स। क्या है अंतरिक्ष जी हमारे? हैप्पी होली अंतरिक्ष जी। खेले आप होली? खेले आप? नहीं खेले? बिल्कुल नहीं। कौन कौन खेला? बढ़िया। कौन कौन जानवरों की तरह खेला? फॉर्म आ गए? गलत टाइम पे आए? नहीं, मतलब होली के पे निकाला, भर दिए। कब? इस हफ्ते? अगले हफ्ते तक? चलो अब एक मिनट, चलो ब्रायोफाइट्स अपन ने चालू करा था। ब्रायोफाइट्स के जनरल फीचर अपन ने देखे थे। स्कायोफाइट्स होते हैं, इनको प्लांट किंगडम के एम्फिबियंस कहा जाता है। इसका मतलब इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें डिफरेंशिएशन चालू हो गया, और इसका मतलब एनसीईआरटी में पॉइंट है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड है। इसमें भी ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं है, लेकिन इनमें लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? राइजोइड्स। और ये सब का प्लॉइडी लेवल आपको ध्यान में रखना है, एन। ये हमने पॉइंट लिख लिया था क्या? कहां लिखा? हाँ, मेन प्लांट बॉडी बेयर नहीं, कहां लिखा? हाँ ठीक है, एक पॉइंट ऐड कर देंगे भाई इसमें, लिख लो फिर। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा is more differentiated than algae. The plant body of Bryophyta is more differentiated than algae. Is more differentiated than algae and has leaf-like, stem-like and root-like structures. And has leaf-like, stem-like and root-like structures. Than algae and has leaf-like, stem-like and root-like. Root-like मतलब ब्रैकेट में rhizoids structures. लीफ लाइक, स्टेम लाइक, रूट लाइक यानी राइजोइड्स लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है। अब देखो ब्रायोफाइट के अगर अपन अब लाइफ साइकिल देखें तो अपन ने कहा था जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? गेमीटोफाइट। इसको अपन ने गेमीटोफाइट क्यों कहा? क्योंकि एक तो ये हैप्लॉइड होगी, और हैप्लॉइड होने के साथ साथ इस पर गेमीट्स बनेंगे, इसलिए मेन प्लांट बॉडी को अपन क्या कहते हैं? गेमीटोफाइट। अब अगर इस पर सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, अगर इस पर सेक्स ऑर्गन्स गेमीट्स बनेंगे तो गेमीट्स के लिए इनके पास सेक्स ऑर्गन्स होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहलाएगा? एंथरीडिया। एंथरीडिया हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है।
आर्कीगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब एंथेरिडिया से क्या बनेंगे? मेल गेमीट्स। मेल गेमीट्स को कहते हैं एंथरोजोइड्स। ये मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन क्या बनाएगा? मेल गेमीट्स। मेल गेमीट्स क्या कहलाएंगे? एंथरोजोइड्स। अब इनके फीचर्स है तो ये मेल गेमीट्स, इन पर 2 फ्लेजिला होगा यानी बाय फ्लेजिलेटेड है, और इसका मतलब कैसे होंगे? मोटाइल। और इनका शेप याद रखना है कॉमा शेप्ड। तो ब्रायोफाइट्स के मेल गेमीट्स जो किसके अंदर बनेंगे? मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, वो 2 फ्लेजिला होगा, मोटाइल होंगे और कॉमा शेप्ड है। आर्कीगोनिया का जो स्ट्रक्चर है, आर्कीगोनिया में आपको मेन तो फीमेल गेमीट मिलेगा, एग। फीमेल गेमीट क्या होता है? एग। उसके अलावा 2 चीजें होती हैं, एक तो वीसीसी जिसे कहते हैं वेंटर कैनाल सेल, और एक होता है एनसीसी जिसे कहते हैं नेक कैनाल सेल। ये होता क्या है? जो आर्कीगोनिया है, आर्कीगोनिया की बनावट इस तरह से होती है। तो इसमें ये नीचे वाला जो एक सेल होता है इसे कहते हैं वेंटर कैनाल सेल, और ये यहां पर कौन से सेल्स होते हैं? नेक सेल्स। और अंदर क्या मिलता है? एग। तो ये बनावट किसकी है? आर्कीगोनिया की। नीचे वाला सेल क्या कहलाता है? वेंटर कैनाल सेल। और ये कौन से सेल्स है? नेक कैनाल सेल्स। इनकी संख्या 4 से 6 होती है लिवरवर्ट्स में, और इनकी संख्या 6 से 12 होती है मॉसेस में। ठीक है, ये और एग आपके पास क्या हो गया? फीमेल गेमीट। अब फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, और उस पानी में तैरते हुए मेल गेमीट्स कहां तक पहुंचेंगे? एग तक। इस कंडीशन को कहते हैं जूडियोगेमी। जूडियोगेमी कुछ नहीं है, फर्टिलाइजेशन का टाइप है। ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें किसकी जरूरत होगी? पानी की। और पानी में तैरते हुए कौन पहुंचेगा? मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक पहुंचेंगे। तो जूडियोगेमी की 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। 2 रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं? एक तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? पानी। और दूसरा मेल गेमीट्स कैसे होने चाहिए? मोटाइल। तो अगर मेल गेमीट्स मोटाइल हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए तो उसे कहते हैं जूडियोगेमी। इसका ऑपोजिट होता है सिफोनोगेमी। अपन एंजियोस्पर्म पढ़ा। एंजियोस्पर्म में मेल गेमीट्स को एग तक पहुंचाने के लिए पानी चाहिए? नहीं। फर्टिलाइजेशन के लिए कहीं पानी नहीं चाहिए। दूसरा, मेल गेमीट्स एग तक कैसे पहुंच रहे हैं? पोलन ट्यूब। ट्यूब को अपन लैटिन या ग्रीक में कहते हैं साइफन, SIPON। तो जब मेल गेमीट्स मोटाइल नहीं होते और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जगह पोलन ट्यूब की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं सिफोनोगेमी। यह सिफोनोगेमी जिम्नोस्पर्म से चालू हुई, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। और बाकी हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में कैसा होता है। जूडियोगेमी, पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और मेल गेमीट्स क्या होंगे? मोटाइल। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होते ही आपके पास क्या बनेगा? डिप्लॉइड जाइगोट। अभी तक सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? हैप्लॉइड। पहला डिप्लॉइड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? जाइगोट। ये इमीडिएटली मियोसिस करेगा? नहीं, वो एल्गी में करता है। एल्गी में जाइगोट बनते ही वो मियोसिस करता है, इसलिए एम्ब्रियो नहीं बनता। यहां पर ये जाइगोट डिवेलप्स इनटू एम्ब्रियो। इसलिए अपन ने कहा था ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोफाइटा। और ये एम्ब्रियो आगे चलकर किस में डिवेलप होता है? स्पोरोफाइट में। जाइगोट बना, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जाइगोट किस में डिवेलप हुआ? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो किस में डिवेलप हुआ? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होता है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। हम पढ़ेंगे फुट, सीटे और कैप्सूल। सबका प्लॉइडी लेवल याद रखना, 2n 2n 2n। और आपको पता होना चाहिए गेमीटोफाइट में
गेमीटोफाइट है, तो गेमीटोफाइट में अगर राइजोइड्स हैं तो वो क्या है, एन। अगर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं तो वो भी क्या है, एन। और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है तो वो भी क्या है, एन। हैप्लॉइड। अब एक सिंपल सी सिस्टम है, याद कैसे रखोगे? ब्रायोफाइट को जब आप देखते हो तो ब्रायोफाइट का जब आपको मेन प्लांट बॉडी दिखता है तो आपको मालूम है वो क्या है, गेमीटोफाइट। मतलब मकान क्या है, गेमीटोफाइट। ब्रायोफाइट अगर अगर एक मैंने कहा एक स्ट्रक्चर है या एक घर है, तो घर किसका है, गेमीटोफाइट का। और किराए पर कौन रहेगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट पर किराएदार के रूप में रहता है। इसका मतलब स्पोरोफाइट गेमीटोफाइट पर हैबिटेट के लिए और न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होगा। एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी बना रखा है, गेमीटोफाइट है, उसके ऊपर स्फेग्नम में स्पोरोफाइट भी बना रखा है। तो स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉइड, कितने में डिवाइडेड है, अभी इसका डायग्राम देखेंगे, फुट, सीटे और कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड है। और ये स्पोरोफाइट किराएदार है, मतलब ये डोमिनेंट। डोमिनेंट फेज, मेन फेज कौन सा है, गेमीटोफाइट, और स्पोरोफाइट उस पर निर्भर है। अब स्पोरोफाइट में ये जो कैप्सूल है, सॉरी, स्पोरोफाइट के अंदर जो कैप्सूल है उसमें होगा मियोसिस, कैप्सूल 2n है। इस कैप्सूल में क्या होगा, मियोसिस। और जैसे ही मियोसिस होगा क्या बन जाएगा आपके पास, हैप्लॉइड स्पोर। क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पोर। और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेशन के द्वारा, जो दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, अभी हम ये भी देखेंगे। तो स्पोर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गेमीटोफाइट। अब एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ दे रखा है इसको सिर्फ। अब देखो इसमें कितने तरह के सवाल हम बना सकते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट में आपको सिंपल सा सवाल आ सकता है, आपको एक बॉक्स दे देंगे, आपको राइजोइड, फुट, सीटे, कैप्सूल ये सारे टर्म्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे इनका प्लॉइडल बताओ, कौन 2n है कौन n है। तो गेमीटोफाइट से संबंधित हर स्ट्रक्चर, एंथरीडिया, मेल गेमीट्स, आर्कीगोनिया, फीमेल गेमीट्स, राइजोइड्स, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, ये सारा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में है फुट, सीटे, कैप्सूल, एम्ब्रियो, जाइगोट, ये सब डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। पहला तो ये। दूसरा सवाल आपसे पूछ सकते हैं, गेमीटोफाइट जेनरेशन का फर्स्ट सेल क्या है। गेमीटोफाइट जेनरेशन का फर्स्ट सेल क्या है, स्पोर। स्पोरोफिटिक जेनरेशन का फर्स्ट सेल क्या है, स्पोरोफिटिक जेनरेशन का फर्स्ट सेल जाइगोट। गेमीटोफाइट जेनरेशन का फर्स्ट सेल स्पोर। डोमिनेंट फेज गेमीटोफाइट। स्पोरो, अब स्टेटमेंट पे सवाल आता है, इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट, फॉल्स। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट, किराएदार है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट फॉर हैबिट, फॉर गेमीटोफाइट फॉर हैबिटेट एंड न्यूट्रिशन। तो इसमें हैप्लॉइड फेज भी है, डिप्लॉइड फेज भी है, दोनों मल्टी सेल्यूलर हैं। ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं, यही जाएगा यार, इसे हम क्या कहेंगे, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जूडियोगैमी का मतलब क्या हो गया, जूडियोगैमी एक ऐसा फर्टिलाइजेशन इवेंट है जिसमें पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, और मेल गैमीट्स क्या होंगे, मोटाइल। बना लो। अरे नहीं चाहिए भाई, किसी जिम्नोस्पर्म को पानी नहीं चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, किसी जिम्नोस्पर्म को नहीं। पाइनस में पॉलिनेशन होता है हवा से।
इस संडे टेस्ट में क्या रहा है? सब कुछ। मतलब क्लासिफिकेशन आ रहा है। पढ़ाई उड़ाई ट्रैक पे ही है, आगे ट्रैक पे। बन गया। अब तो लिख लिया। 10:48 पे लिखेंगे, 50:48। 50 तोला। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद हो गया है ना? नहीं। पृथ्वी जी, कौन सा प्रोटिस्टा
ओशंस में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। गुड। ठीक है, लिखेंगे पॉइंट सब। पहला तो हो गया द मेन डोमिनेंट फेज, द मेन डोमिनेंट फेज in bryophytes the main dominant phase in bryophytes is the haploid gametophyte. Main dominant phase in bryophytes is the haploid gametophyte, and the diploid sporophyte is dependent on the gametophyte for nutrition and habitat, and the diploid sporophyte is dependent on the gametophyte for nutrition and habitat. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, zygote represents the first cell of sporophytic generation. Zygote represents the first cell of sporophytic generation. Or next, haploid spore represents the first cell of gametophytic generation. Haploid spore represents the first cell of gametophytic generation. ये जो ब्रायोफाइट में स्पोर बनाए, ये सारे ये ब्रायोफाइट्स में सारे स्पोर्स एक जैसे बनते हैं, अलग अलग बनते हैं? एक जैसे, मतलब सारे ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। सारे एल्गी भी क्या होते हैं? होमोस्पोरस। आगे हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में भी ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। 5 आपको टेरिडोफाइट्स याद रखने हैं जो हेट्रोस्पोरस होंगे, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो यहां पे लिख लेंगे ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। All bryophytes are homosporous. All bryophytes are homosporous. Homosporous मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, that is produce one kind of spores. That is produce only one kind of spores. ऊपर लिखना कहीं पे all algae are also homosporous.
ऑल एल्गी आर ऑल्सो होमोस्पोरस। ठीक है, अच्छा अब अगर अपन यहां पर मेनली ब्रायोफाइट्स की क्लास की बात करें, तो वैसे तो हम ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं, बट अभी अपन यहां पर 2 ही देखेंगे। एक तो आपके पास कौन सी क्लास, लिवरवर्ट्स की, लिवरवर्ट्स जिनको हम किस नाम से जानते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा, मोसिस, ब्रायोप्सिडा और एक और होती है एंथोसेरोप्सिडा। बट 2 मेजर आपको ध्यान में रखनी है, ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स है और मोसिस है। अब देखो फीचर्स कैसे याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। लिवरवर्ट्स में आपके पास सबसे पहले तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से आएंगे, इसमें आपके पास एग्जाम्पल आएंगे रिक्सिया और मर्केंशिया। तो आपको लिवरवर्ट्स में 2 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, रिक्सिया और मर्केंशिया। शुरुआत करो, हमको पता है लिवरवर्ट ब्रायोफाइट है तो इसकी मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी, गेमिटोफाइट होगी, स्टेम लाइक, लीफ लाइक और रूट लाइक राइजोइड्स में डिफरेंशिएटेड होगी। अब एनसीईआरटी में पहला फीचर तो डायग्राम से आप याद रख सकते हो, इनकी बॉडी, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, डॉर्सली या डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। पहला पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, चपटी है, लिवर जैसे लगती है। 2 चीजें हैं, इनके वेंट्रल सरफेस पर, वेंट्रल सरफेस मतलब नीचे की तरफ, मल्टी सेल्यूलर स्केल्स होते हैं। यह पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन याद रखना है, वेंट्रल सरफेस पर मल्टी सेल्यूलर स्केल्स होंगे और इनके अंदर जो राइजोइड्स होंगे रूट लाइक, वो यूनिसेल्यूलर होंगे। पहला डिफरेंस है। आगे अपन पढ़ेंगे मोसिस। मोसिस एडवांस ब्रायोफाइट्स हैं। एडवांस का मतलब है उनका राइजोइड अब यूनिसेल्यूलर ना होकर मल्टी सेल्यूलर हो जाता है। अब कभी कभार प्रॉब्लम आती है, स्केल्स याद रखना मल्टी सेल्यूलर होते हैं लिवरवर्ट्स में, और राइजोइड्स कैसे होंगे, यूनिसेल्यूलर। बॉडी ऊपर से नीचे से चपटी है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। कौन से नॉन कॉर्डेट्स की बॉडी ऐसी होती है, प्लैटिहेल्मिन्थस, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है। वेंट्रल सरफेस पर मल्टी सेल्यूलर स्केल्स होंगे और यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स होंगे, पहला फीचर। दूसरा फीचर, इनका जो स्पोरोफाइट है वो पूरा का पूरा किस पर निर्भर रहेगा, गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट अपन ने कहा किराएदार है और ये पूरा का पूरा मकान मालिक पे निर्भर रहेगा, मतलब ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंडेंट होगा, गेमिटोफाइट पर। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है, पूरे प्लांट किंगडम में सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट जो है वो रिक्सिया का होता है। अभी अपन ने देखा स्पोरोफाइट किस में डिफरेंशिएटेड है, फुट, सीटे और कैप्सूल में, 3 में है। ये वैसे भी सिंपलेस्ट है, लेकिन इसमें से भी सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट रिक्सिया का है, क्योंकि उसमें ना तो फुट होता है ना सीटे, केवल क्या है, तो पूरे प्लांट किंगडम में सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसका होगा, रिक्सिया का, और उसमें केवल और केवल क्या होगा, कैप्सूल। वो केवल और केवल किससे बना होता है, कैप्सूल से। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान में रखनी है, लिवरवर्ट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है। एक तो होता है फ्रैगमेंटेशन से, मतलब जो थैलस होता है वो उसके टुकड़े होते हैं और हर टुकड़ा नया ब्रायोफाइट बना देता है। और दूसरा होता है जेमा कप्स। ये जो जेमा कप्स होते हैं, याद आता है इनके फीचर्स, सेक्सुअल है या एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, ग्रीन है या नॉन ग्रीन, ग्रीन, यूनिसेल्यूलर है या मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर बड्स। ग्रीन, एसेक्सुअल, मल्टी सेल्यूलर बड्स जो वो गेमा कप्स कहलाते हैं, ये मेन थैलस से डिटैच होते हैं और डिटैच होकर नया ब्रायोफाइट बना देते हैं। तो एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होगा और जेमा कप से होगा। फाइनली मर्केंशिया के बीच में आपको 2 चीजें याद रखनी है,
क्योंकि मर्केंशिया का डायग्राम 12th की एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में इसमें भी दे रखा है। मर्केंशिया मोनोइशियस है या डाइशियस? मेल थैलस अलग है, फीमेल थैलस अलग है। एंथेरिडियोफोर अलग बना रखा है, आर्कीगिनियोफोर अलग बना रखा है। तो मर्केंशिया तो होता है डाइशियस, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है सारे लिवरवर्ट्स डाइशियस हैं। रिक्सिया की ज्यादातर स्पीशीज मोनोइशियस होती है। इसलिए एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मे बी प्रेजेंट ऑन द सेम थैली और डिफरेंट थैली। मतलब ये मर्केंशिया तो डाइशियस होता है, लेकिन रिक्सिया ज्यादातर मोनोइशियस होगा। और फाइनल पॉइंट जो आपको याद रखना है, मर्केंशिया में स्पोर डिस्पर्सल के लिए, स्पोर को रिलीज करने के लिए स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम इलेटर्स कहते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक सेल से मॉइस्चर, पानी से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, फूलते हैं, फट जाते हैं, और फटने के कारण स्पोर क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। तो स्पोर डिस्पर्सल के लिए इलेटर्स किस में मिलेंगे? मर्केंशिया। मर्केंशिया मोनोइशियस है या डाइशियस? डाइशियस है। रिक्सिया ज्यादातर मोनोइशियस आपके पास है। सवाल आ जाए रिक्सिया मर्केंशिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल बर्ड्स कौन सी हैं? जेमा कब से। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? फ्रैगमेंटेशन के। पूरे प्लांट किंगडम में सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसका होगा? रिक्सिया का। केवल किससे बना होगा? कैप्सूल से। रिक्सिया मर्केंशिया के अंदर राइजोइड्स कैसे होंगे? यूनिसेल्यूलर होंगे। अब इसको अपन कंपेयर करें किसके साथ? मॉसेस के साथ। तो पहला चीज तो आपको याद रखनी है, मॉसेस में सारे एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स हैं। मतलब अब ये ज्यादा विकसित हो चुके हैं, एडवांस है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये आ गया कि इनके अंदर जो राइजोइड्स होंगे वो आपके पास मल्टी सेल्यूलर, याद रखना, यूनिसेल्यूलर हो, मल्टी सेल्यूलर होंगे हैप्लॉइड। राइजोइड्स को डिप्लॉइड मत करना, ये गेमिटोफाइट का हिस्सा है, पहला फीचर। दूसरा फीचर, इनमें पत्तियां होती हैं। अब पत्तियां होती हैं, ये तो कोई बड़ा फीचर है ही नहीं, हर प्लांट में पत्तियां होती हैं। ये इकलौते ऐसे प्लांट्स हैं जिसके गेमिटोफाइट पर पत्तियां हैं। आगे हम टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सब पढ़ते हैं। हर प्लांट में पत्तियां होती हैं, लेकिन जिस भी प्लांट में आपको पत्तियां दिख रही हैं वो पत्तियां डिप्लॉइड हैं। मतलब वो उसका जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है। मॉसेस आर दी ओनली ब्रायोफाइट्स जिनमें पत्तियां होंगी, लेकिन वो पत्तियां हैप्लॉइड होंगी, क्योंकि वो किस पर प्रेजेंट हैं? गेमिटोफाइट पर। और एनसीईआरटी में इसका शेप भी लिखा हुआ है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो स्पाइरली अरेंज लीव्स किसका लक्षण है? मॉसेस का। और ये लीव्स क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये किस पर पाई जाती हैं? गेमिटोफाइट पर पाई जाएंगी। नेक्स्ट फीचर याद रखना है, इधर देखो, और ये काम का है, स्पोर है। मैंने कहा यहां पर ये स्पोर जो है ब्रायोफाइट्स में जर्मिनेट करके गेमिटोफाइट बनाता है, और ये जर्मिनेशन दो तरह का है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जर्मिनेशन तो लिवरवर्ट्स में होता है। लिवरवर्ट्स में सिंपल स्पोर बना, स्पोर सॉइल में गिरा और गिरकर नया प्लांट बना दिया। लेकिन किसके अंदर? मॉसेस के अंदर। मॉसेस के अंदर जब स्पोर गेमिटोफाइट में जर्मिनेट करेगा तो वो डायरेक्ट ना होकर कैसा होगा? इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि स्पोर सीधे गेमिटोफाइट नहीं बनाता। यह स्पोर है हैप्लॉइड। यह स्पोर सबसे पहले बनाता है एक स्टेज जिसे कहते हैं प्रोटोनिमा। फिर प्रोटोनिमा से बनती है लीफी स्टेज, और फिर लीफी स्टेज से आपके पास क्या तैयार होता है? गेमिटोफाइट। इससे हमको यह भी मालूम चलता है कि मॉसेस का गेमिटोफाइट इकलौता गेमिटोफाइट है जिस पर पत्तियां हैं। अब क्या क्या सवाल? अगर स्पोर हैप्लॉइड है और स्पोर गेमिटोफाइट बना रहा है तो यह स्ट्रक्चर भी हैप्लॉइड। प्रोटोनिमा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, लीफी स्टेज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ब्रायोफाइट्स। फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब हर स्टेटमेंट को मैं पॉइंट बना रहा हूं। प्रोटोनिमा के बारे में लिखा हुआ है ये क्रीपी है। क्रीपी का मतलब रेंगती हुई। यहां पर क्रीपी का मतलब रेंगता हुआ, बाकी क्रीप का मतलब पता है आप लोगों को, हाँ हंस रहे हो आप। तो ये क्रीपी हो सकती, क्रीपी है।
फिलामेंटस है। तो क्रीपी फिलामेंटस स्ट्रक्चर आपके पास क्या है? प्रोटोनेमा, शॉर्ट लिव्ड रहता है और इस पे या इट डिवाइड्स बाय फ्रैगमेंटेशन। तो एक क्रीपी फिलामेंटस शॉर्ट लिव्ड और फ्रैगमेंटेशन से डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? प्रोटोनेमा। अब इस प्रोटोनेमा में फ्रैगमेंटेशन होगा, मतलब इसके टुकड़े होंगे, और फ्रैगमेंटेशन से ये क्या बनाएगा? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज अब आपके पास इरेक्ट, सीधी खड़े होने लगेगी। ये रेंगती हुई थी, ये सीधी खड़े होगी, सीधी खड़ी होगी। इसमें कौन से लीव्स आएंगे? इसमें स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होंगी और इनके अंदर अब सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। सेक्स ऑर्गन्स का मतलब एंथरीडिया और आर्कीगोनिया, और एंथरीडिया आर्कीगोनिया बनते ही अब उसको आप क्या कह दोगे? गेमीटोफाइट कह दोगे। तो प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज किस में बनेंगी? हर ब्रायोफाइट में या केवल मॉसेज में? मॉसेज में, क्योंकि ये किस तरह का जर्मिनेशन है? इनडायरेक्ट। ये आपके पास, और ये इनडायरेक्ट जर्मिनेशन किसका फीचर है? मॉसेस का। फिर एक पॉइंट और है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है, मॉसेस हैव एन इलेबोरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। तो इसका मतलब आपको याद रखना है, मॉसेस में स्पोर डिस्पर्सल के लिए एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियल टीथ। कैसे होता है? मतलब अगर मैं एक मॉस बनाऊं, एनसीईआरटी में ऐसा बना रखा है, ये गेमीटोफाइट है, ये ब्रांचेज होंगी, इस पे ये पत्तियां होंगी, और इसके ऊपर ये किराएदार है, फुट, सीटे, कैप्सूल। यहाँ पर क्या होंगे? राइजोइड्स। यहाँ पर क्या है? लीव्स। प्लॉइडी लेवल याद रखना, लीव्स बना रहे हो, राइजोइड्स बना रहे हो, एन, फुट बना रहे हो, सीटे बना रहे हो, कैप्सूल बना रहे हो, 2n। अब इसका कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं? ऐसे दांत। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, मतलब ये आपके पास कुछ नहीं है, ये पेरी, हाँ दांत जैसे ही होते हैं, इसलिए इसका नाम ही पेरिस्टोमियल टीथ है। ये फटता है और स्पोर डिस्पर्सल में मदद करेगा। इलेटस किस में मिलेंगे? मर्कैंशिया में। और पेरिस्टोमियल टीथ किस में मिलेंगे? मॉसेस में। ठीक है, लिख लेते हैं। नहीं कहा गया। हाँ, सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लिवर वर्ड्स। लिवर वर्ड्स या जिनको कहते हैं हिपैटिक ऑप्सिडा। लिखिए पहला पॉइंट, हिपैटो मतलब लिवर, लिवर जैसा शेप होता है भाई इनका। लिखें, द plant body of liverworts the plant body of liverworts is dorsoventrally flattened, is dorsoventrally flattened and ventral surface has presence of multicellular scales, and ventral surface has presence of multicellular scales.
मल्टीसेलुलर स्केल्स, इनका काम होता है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, मेंट फॉर प्रोटेक्शन, मेंट फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राइजोइड्स आर यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड। Rhizoids are unicellular and unbranched. Unicellular and unbranched. Next point, the diploid sporophyte, is differentiated into foot, setae and capsule. Is differentiated into foot, setae and capsule. And is completely dependent on this gametophyte for nutrition and support. And is completely dependent on gametophyte for nutrition and support. Next point, the sporophyte of Rixia is the simplest. The sporophyte of Rixia is the simplest and is made up of only capsule. And is made up of only capsule. Okay. Next point, vegetative reproduction is through fragmentation. Vegetative reproduction is through fragmentation. And asexual reproduction is through gamma cups. Asexual reproduction is through gamma cups. Gemma cups are green, asexual, multicellular buds. Gemma cups are green, asexual, multicellular buds that detach from the main plant, and form new plant. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, Mercantia has specialized hygroscopic cells. Mercantia has specialized hygroscopic cells
ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक ही मतलब है। तो ये वेजिटेटिव लिखा है ना, वेजिटेटिव का मतलब एसेक्सुअल ही है, वो फ्रैगमेंटेशन से भी हो सकता है, जेमा कप से भी हो सकता है। क्या लिखा है मैंने, हैव स्पेशलाइज्ड हाइग्रोस्कोपिक सेल्स कॉल्ड इलेटस which function in spore dispersal, which function in spore dispersal. Specialized hygroscopic cells called elaters which function in spore dispersal. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, मर्केंशिया इज डाइशियस, mercantia is dioecious, whereas many species of Rixia are monoecious. Whereas many species of Rixia are monoecious. और आखिरी पॉइंट लिवरवर्ट्स में, स्पोर जर्मिनेशन इज डायरेक्ट। स्पोर जर्मिनेशन इज डायरेक्ट। ठीक है, फिर आ जाएंगे नेक्स्ट मॉसेस। मॉसेस या ब्रायोप्सिडा। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, मोस्ट एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स। मोस्ट एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, पहला फीचर तो वही, राइजोइड्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड ब्रांच्ड। Rhizoids are multicellular and branched. फिर नेक्स्ट, mosses are the only plants mosses are the only plants whose gametophyte has leaves. Whose gametophyte has leaves. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, mosses have an elaborate mechanism for spore germination. Mosses have an elaborate mechanism for spore dispersal. An elaborate mechanism for spore dispersal. ब्रैकेट में आप लिख लेंगे, presence of peristomial teeth. Presence of peristomial teeth. नेक्स्ट, मोस्ट मॉसेज आर मोनोइशियस, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक पर ही होते हैं। मोस्ट मॉसेज आर मोनोइशियस।
और नेक्स्ट पॉइंट, इन मॉसेस स्पोर जर्मिनेशन इज इनडायरेक्ट. Spore germination is indirect and involves intermediate stages such as protonema and leafy stage. ठीक है, ये बना लो. स्पोर, प्रोटोनेमा, लीफी स्टेज, गेमिटोफाइट. बना लिया. फिर मॉसेस के एग्जाम्पल्स. मॉसेस में आपके पास स्फैग्नम, जिसको हम
ठीक है, तो आपके पास मॉसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब स्फेगनम को अपन पीट मॉस या बॉग मॉस कहते हैं, पॉलीट्राइकम को हेयर कैप मॉस, फ्यूनेरिया रोप कॉर्ड मॉस और डॉसोनिया लार्जेस्ट ब्रायोफाइट। एक कौन सा ऐसा मॉस है जिसको हमने ब्रायोफाइट में नहीं रखा है, मतलब जिसका कॉमन नाम मॉस? एल्गी में कोई मॉस का नाम है? रेड एल्गी, पॉलीट्राइक, अगार अगार तो जेलिडियम ग्रैसिलेरिया। कैरेगिन किससे मिलता है? कॉन्ड्रस, और कॉन्ड्रस आयरिश मॉस। कॉन्ड्रस का कॉमन नाम आयरिश मॉस और उससे कैरेगिन मिलता है। और कैरेगिन भी आइसक्रीम और जेलीज को मैन्युफैक्चर करने या विस्कस बनाने में यूज होता है। डी डी डॉसोनिया। आपका पाउस हो गया। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एनसीईआरटी में एक पॉइंट दे रखा है कि बाकी सारे प्लांट्स को अगर आप कंपेयर करो, मतलब एल्गी, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, इन सबको कंपेयर करो तो रिलेटिवली सबसे कम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ब्रायोफाइट्स की है। लीस्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, और हम तीन पढ़ते हैं। पहला तो है स्फेगनम। स्फेगनम को आप पीट मॉस या बॉग मॉस कहते हो क्योंकि एक तो ये सॉइल कंडीशनर है। सॉइल कंडीशनर है, इसका मतलब ये है कि ये इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत बेहतर होती है, तो सॉइल के अंदर ये पानी को पकड़ के रख सकता है। ट्रांसशिपमेंट, शिप से जब सामान को ट्रांसफर किया जाता है तो जो सामान है वो गीला ना हो पाए, उसको पैक किससे करते हैं? स्फेगनम से, तक क्योंकि सारा का सारा पानी ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा, आपको पता है लाइकेंस के साथ साथ मॉसेस भी सक्सेशन के दौरान पाइनियर स्पीशीज होते हैं, और क्योंकि मॉसेस की हाइट लंबी होती नहीं है, ये चादर के रूप में बिछे होते हैं, इसलिए सॉइल इरोजन को भी रोक सकते हैं। तो लिखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। लिख लेंगे कंपेयर टू अदर प्लांट्स, कंपेयर टू अदर प्लांट्स bryophytes have least economic importance. Compared to other plants, bryophytes have least economic importance. Least economic importance. ठीक है, फिर इसमें लिखेंगे स्फेगनम, sphagnum due to its high water absorbing capacity, sphagnum due to its high water absorbing capacity is used as soil conditioner, is used as soil conditioner as well as packing material for shipments. Packing material in shipments. और नेक्स्ट
mosses along with lichens, mosses along with lichens are pioneer species in ecological succession. Mosses along with lichens are pioneer species in ecological succession. और finally, bryophytes form a mat-like covering. Bryophytes form a mat-like covering, mat-like covering on the ground and hence prevent soil erosion. And hence prevent soil erosion. ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रायोफाइट्स हुआ, एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टेरिडोफाइट्स। अब देखो वही पहले जनरल फीचर देखेंगे। एल्गी ज्यादातर एक्वेटिक थे, लगभग सारे एल्गी एक्वेटिक थे, पानी में रहते थे। ब्रायोफाइट्स पहले लैंड प्लांट्स थे, सबसे पहले लैंड पर आए, लेकिन वो सक्सेसफुल लैंड नहीं बन पाए क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए था। तो टेरिडोफाइट्स का और ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट लगभग सेम है, और दोनों का हैबिटेट लगभग सेम इसलिए है क्योंकि दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। पता नहीं किसी किताब में तो किसी जगह तो देखा हुआ था कि इनको आप रेप्टाइल्स कह सकते हो प्लांट किंगडम के, जो गलत है। ठीक है ना, रेप्टाइल्स को पानी नहीं चाहिए होता, इनको चाहिए फर्टिलाइजेशन पूरा करने के लिए। तो इनका हैबिटेट भी कैसा है आपके पास? कूल, डैम्प, मॉइस्ट सॉइल। हां, कभी कभार ये किस में भी ग्रो कर सकते हैं, दे ग्रो इन वेल इन सैंडी सॉइल, लेकिन सैंडी सॉइल में तभी ग्रो करेंगे जब आसपास क्या होना चाहिए, पानी जरूरी है। तो हैबिटेट तो इनका ये है, और इंपॉर्टेंट चीज ये है, दे ऑल्सो रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। और जिसको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिएगा, वो कैसे नहीं हो सकते, वो कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं हो सकते। हेंस नॉट कंप्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। तो ये कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। हाँ, वो एंथोसेरस एग्जाम्पल याद रखना है उसमें बस। वो बेसिकली ये बताता है कि हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स एल्गी से इवॉल्व हुआ है। अब टेरिडोफाइट्स में सबसे पहली बार क्या आया जो अभी तक किसी प्लांट में नहीं था? वैस्कुलर टिश्यूज। तो आपके पास वैस्कुलर टिश्यूज डिवेलप फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जाइलम और फ्लोएम किस में डिवेलप हुए? टेरिडोफाइट्स में। इसलिए इनको आप कह सकते हो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। अब इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि इसमें वैस्कुलर टिश्यूज तो हैं, लेकिन जाइलम में क्या नहीं होंगे? जाइलम में वेसल्स एब्सेंट होंगे, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे। तो जाइलम में अगर वेसल्स नहीं है तो जाइलम में केवल क्या मिला? ट्रैकीड्स।
केवल ट्रैकीड्स, इसलिए हम इनको और किस नाम से जान सकते हैं? वैस्क्यूलर ट्रैकियोफाइट्स, क्योंकि इनके जाइलम में आपको केवल क्या मिलेगा? ट्रैकीड्स। इनके जाइलम में वेसल्स नहीं मिलेंगे। फिर एम्ब्रियो तो इनमें भी बनेगा। अब एम्ब्रियो तो उनमें बन रहा था तो इनमें भी बनेगा। एम्ब्रियो फॉर्म्ड, तो इनको क्या कहेंगे? एम्ब्रियोफाइटा। हां, अब फर्क यह आया कि ब्रायोफाइट्स में मकान किसका था? गेमिटोफाइट। किराए पे कौन रह रहा था? अब आगे चल के किराएदार ने अपना खुद का मकान बना लिया। तो इसका मतलब अब टेरिडोफाइट्स का जो मेन प्लांट बॉडी है, जब हम टेरिडोफाइट को अब देखते हो तो वो डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है और वो कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स में। तो टेरिडोफाइट्स में अब मेन प्लांट बॉडी is completely differentiated diploid sporophyte true roots, leaves and stem। ठीक है, तो मेन प्लांट बॉडी मतलब बॉडी का डिफरेंशिएशन चालू कहां हुआ था? ब्रायोफाइट्स में। और कंप्लीट कब कहां हो गया? टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है और वो किस में डिफरेंशिएटेड होगी? ट्रू रूट्स, लीव्स और स्टेम में। ठीक है, एम्ब्रियोफाइटा आपको ध्यान रखना है, एम्ब्रियोफाइट्स हैं और इनको आप ट्रैकियोफाइट्स भी कह सकते हो, या इनमें क्योंकि सबसे पहले वैस्कुलर टिश्यूज आई है इनको हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहेंगे। हैबिटेट यहां पर मैंने ले लिया और यहां पर एक पॉइंट याद रखना है, most pteridophytes are homosporous ठीक है, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स कैसे होंगे? होमोस्पोरस। कुछ टेरिडोफाइट्स में हम देखेंगे हेटेरोस्पोरस आएंगे। एम्स याद रखना, एजोला, आइसोइटीज, मार्सेलिया, सेलेजिनेला, सैल्विनिया। सैल्विनिया और सैल्विया अलग। सैल्विया एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट है, सैल्विनिया हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है। बराबर। हाँ। मुझे एक चीज बताओ, देखो हिंदी तो मुझे पता नहीं, एक होता है मेल हॉर्स फीमेल डोंकी और मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स। हिन्नी। एक म्यूल होता है और एक हिन्नी होता है। नहीं, फीमेल डोंकी वाला। जब डोंकी मेल हो और हॉर्स फीमेल हो तो म्यूल। डोंकी मेल, हॉर्स फीमेल। हाँ, हॉर्स फीमेल और डोंकी मेल। मेल डोंकी, फीमेल हॉर्स, म्यूल। और उल्टा कर दो तो हिन्नी।
लिख लिया? ग्यारह बयालीस पे लिखेंगे। नो आइडिया। ठीक है, अच्छा आप देखो, टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है। इसमें ट्रू रूट्स हैं, ट्रू लीव्स हैं, ट्रू स्टेम है। स्टेम आपको ध्यान में रखना, इसी में ऐड कर दो। स्टेम जो हो सकता है वो इरेक्ट भी हो सकता है, प्रोस्टेट भी हो सकता है। प्रोस्टेट हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है। जनरली उसको हम किस नाम से जानते हैं? राइजोम। फिर रूट्स जो होती हैं उसमें आपको ध्यान में रखना है, प्राइमरी रूट्स तो शॉर्ट लिव्ड होती हैं, और प्राइमरी रूट्स अगर शॉर्ट लिव्ड होंगी तो वो खत्म हो जाएंगी और उसके बाद दे विल बी रिप्लेस्ड बाय एडवेंटिशियस रूट्स। और पत्तियां दो तरह की होती है, छोटी पत्तियां जो सेलेजिनेला और लाइकोपोडियम में होती है, और बड़ी पत्तियां जो फर्न्स में होती हैं। तो लिख लो पहले तो स्टेम में, स्टेम इरेक्ट या प्रोस्टेट एंड इज कॉल्ड राइजोम। स्टेम इरेक्ट या प्रोस्टेट एंड इज कॉल्ड राइजोम। फिर रूट्स में प्राइमरी रूट्स आर शॉर्ट लिव्ड, primary roots are short lived and replaced by adventitious roots, primary roots are short lived and are replaced by adventitious roots। कौन सी लाइन बोलूं वापस? और लीव्स में
ठीक है, छोटी पत्तियां आपको सेलेजिनल और लाइकोपोडियम में मिलेंगी, बड़ी पत्तियां या मैक्रोफाइलस लीव्स फर्न्स में मिलेगी। माइक्रो छोटे, मैक्रो बड़ा, लीव्स को। ले लो आगे। ठीक है, अब अपने पास टेरिडोफाइट्स में अपन ने देखा मोस्ट टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस है, और फ्यू टेरिडोफाइट्स हेट्रोस्पोरस हैं। हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, एम्स। ठीक है भाई, ये आपके पास हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं, एजोला, आइसोइटीज, मार्सेलिया, सेलेजिनेला और सैल्विनिया। इसके अलावा कोई भी टेरिडोफाइट का नाम आए आपको ध्यान रखना है वो होमोस्पोरस होगा। ये एस्ट्रोजन का सोर्स क्या क्या है, कहां कहां से निकलता है एस्ट्रोजन? अरे ओवरी से निकलता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल के थैका इंटरना से और थोड़ा बहुत कॉर्पस लुटियम से। तो दो अलग अलग सोर्स से निकलता है, ये याद रखना। तो वो डबल फीडबैक अगर कहीं है तो वो दो अलग अलग सोर्स है इसलिए। नहीं, वो पूछा है इसलिए। देखो, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिस्टेरोन, ये सब डेरिवेटिव्स हैं। कॉर्टिसोल ओएल अल्कोहल वर्जन है, कॉर्टिको कोन या कॉर्टिकोस्टेरोन कीटोन वर्जन है, वही मतलब। जैसे एस्ट्रोजन, एस्ट्राडायोल, एक ही मतलब है। ये सब डेरिवेटिव है, अल्कोहल है, कोई कीटोन है। टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉयड हार्मोन है लेकिन कीटोन वर्जन है। टेस्टोस्डायोल भी होता है जिसमें अल्कोहल वर्जन होता है, काम सब वही सेम। क्या क्या क्या? हेट्रोस्पोरस का कारण हम पढ़ेंगे, सीड बनाने के लिए जरूरी है। नहीं, लीफ का क्या लेना देना उससे? लीफ पे तो जिस पर वो प्रेजेंट होंगे उनको हम माइक्रोस्पोरोफिल्स या मेगास्पोरोफिल्स कह सकते हैं। बाकी ये एवोल्यूशन है, और ये क्यों जरूरी है, नहीं तो बीज नहीं बनते। अभी अब वो आगे आएगा।
ये सेकेंडरी ग्रोथ आप एनाटॉमी में पढ़ा होगा ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ कौन कौन दिखाता है? अरे मतलब कौन से प्लांट दिखाते हैं? डाइकॉट्स, सारे जिम्नोस्पर्म्स। तो सारे जिम्नोस्पर्म्स और मोस्टली डाइकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एक टेरिडोफाइट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है आइसोइटीज। तो वैसे तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलती आपको टेरिडोफाइट में, लेकिन एक टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी, वो आइसोइटीज है। तो एक नोट लिख लेंगे। हाँ, ठीक है, लिखेंगे फिर इसमें जनरली हाँ, जनरली सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स। जनरली secondary growth is absent in pteridophytes, exception isoetes. एक्सेप्शन आइसोइटीज में होगा। ठीक है, इसका मतलब टेरिडोफाइट्स हमारे पास दो तरह के हैं। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स तो कैसे हैं? होमोस्पोरस। और कुछ टेरिडोफाइट्स कैसे हैं? हेट्रोस्पोरस। इसका मतलब अपन दो तरह की लाइफ साइकिल देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे वो टेरिडोफाइट्स जो कैसे होते हैं? होमोस्पोरस, ज्यादातर वही होंगे। और फिर हम देखेंगे कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में क्या डिफरेंस या अंतर आएगा। तो अब मतलब यहां पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की। अब एक मिनट, ठीक है, मैंने किसकी बात कर ली? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। इनका मेन प्लांट बॉडी, इनका मकान किससे बना हुआ है? क्या कहलाएगा? स्पोरोफाइट। जब आप किसी भी टेरिडोफाइट को देख रहे हो तो इसका मतलब उसका स्पोरोफाइट दिख रहा है, विच इज डिप्लॉइड। इसमें रूट्स, स्टेम, लीव्स, सारे स्ट्रक्चर्स आपको पता है डिप्लॉइड है। अब नाम ही क्या है? स्पोरोफाइट। मतलब ये वो प्लांट बॉडी है जिसपे स्पोर बनेंगे। तो स्पोर ऐसे बाहर नंगे तो नहीं रहेंगे। स्पोर जो है वो एक थैले जैसे स्पोरेंजिया में होंगे, और वो स्पोरेंजिया जिन पत्तियों पर मिलेगा उन पत्तियों को स्पोरोफिल्स कहेंगे। तो स्पोरोफाइट जो है उस पर जो पत्तियां होंगी उसे क्या कहेंगे? स्पोरोफिल्स। इन स्पोरोफिल्स पर थैले जैसे आपको क्या मिलेंगे? स्पोरेंजिया। और इन स्पोरेंजिया के अंदर आपके पास क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस से आपके पास क्या बनेंगे? हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये हैप्लॉइड स्पोर सॉइल में जर्मिनेट करेंगे। ये स्पोर गिरेंगे और जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? ये इंपॉर्टेंट, प्रोथैलस। तो सबसे पहले प्रोथैलस कहां बन रहा है? होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोथैलस represents द गेमीटोफाइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गेमीटोफाइट। मेन प्लांट बॉडी तो कौन सी है? स्पोरोफाइट। लेकिन प्रोथैलस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गेमीटोफाइट। मकान किसका? स्पोरोफाइट का। लेकिन ये किराए पे नहीं रहेगा, ये अलग से रूम लेके रहेगा। तो है तो ये गेमीटोफाइट, लेकिन ये अलग से रूम लेके रह रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट है, यानी फ्री लिविंग है। ये किस पर निर्भर नहीं है? स्पोरोफाइट पर। अपना खाना खुद बना सकता है।
ऑटोट्रोफिक, फोटोसिंथेटिक। लेकिन रूम लेके ज़्यादा समय तो रहेगा नहीं, कुछ ही समय के लिए रहेगा, शॉर्ट लिव्ड, और दिखाई विखाई ज़्यादा नहीं देता, मतलब इनकॉन्स्पिक्वस। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये नॉन वैस्क्यूलर है। वैस्क्यूलर टिश्यूज केवल किस में है? स्पोरोफाइट में। जाइलम फ्लोएम केवल स्पोरोफाइट में मिलेंगे, प्रोथैलस में नहीं मिलेंगे। और इस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होंगे। ये सारे फीचर्स किसके हैं? प्रोथैलस। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मोनोइशियस। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, स्पोर से बना है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? गेमिटोफाइट। अलग से रहेगा, अपना खाना खुद बनाएगा, कुछ ही समय के लिए रहेगा, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होंगी। अब आसान है, प्रोथैलस है तो मेल सेक्स ऑर्गन, अब वही सेम सीधा, एंथरीडिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन से क्या बनेंगे? मेल गेमीट्स। यहां पर क्या बनेगा? फीमेल गेमीट एग बनेगा। वीसीसी, एनसीसी। एनसीसी की संख्या 1 से 2, नेक कैनाल सेल्स। ये मेल गेमीट फर्टिलाइजेशन पानी के द्वारा आएंगे, पानी के द्वारा तैरते तैरते पहुंचेंगे, क्या कहलाएगा? जूडियोगेमी। और जूडियोगेमी से वापस क्या बनेगा? जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो वापस क्या बना देगा? स्पोरोफाइट। इसमें भी डिप्लॉइड डोमिनेंट कौन सा है? स्पोरोफाइट। लेकिन गेमिटोफाइट भले ही डोमिनेंट ना हो, लेकिन डिपेंडेंट भी नहीं है। और इस लाइफ साइकिल को भी हम क्या कहेंगे? दोनों फेजेस बन रहे हैं, इसे भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल कहेंगे। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई पहला डिप्लो हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, वन एंड द सेम थिंग। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये नहीं दर्शा रहा कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा नहीं है, सिर्फ ये दर्शा रहा है कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ठीक है। इसमें मेल गेमीट्स होते हैं मल्टी फ्लैजिलेटेड, स्पाइरल शेप्ड। बस बाकी बना है। लो पेपर में, या आप पूछ लेना, 2 बजे मैं आऊँगा यहीं पे यार, वो क्लास है मेरी आगे। लो लो, कौन सा? वन थ्री जीरो। Aqueous humor, a vitreous humor, both the fluid secreted glands of ciliary body. Aqueous humor leak out by canal of Schlemm. यार canal of Schlemm क्यों दिया? चलो reach up to veins. When amount of aqueous humor is increase, glaucoma. It iris divides the aqueous chamber. यार अब देखो, मतलब ये आइरिस है ना, वो aqueous, ये एंटीरियर और, ठीक है देखो यार इसमें गलती भी नहीं है, बट ठीक है यार, चेम्बर वो कर रहा है ना, फ्लूइड को थोड़ी कर रहा है एक्वस ह्यूमर। भाई पहले तीनों तो सही हैं, चौथा भी मतलब गलती है नहीं चौथे में कोई। और
146। कैंसर डिटेक्शन बायोप्सी में होता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है। बोन मैरो क्यों ल्यूकेमिया केस में करते हो ना, क्यों नहीं कर सकते? हाँ तो कोई भी कैंसर होता है तो कर सकते हो। हाँ, सर 183। 183। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई इज एब्जॉर्प्टिव। करो ना यार, होलोजोइक होगा नहीं, होलोफाइटिक होगा नहीं, सैप्रोफिटिक। मिक्सोट्रॉपिक का मतलब है ऑटो और हेट्रो दोनों होना। तो कैसे फर्स्ट ही जाएगा और कोई ऑप्शन ही नहीं जाएगा इसमें। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है अपना खाना बना भी सके और नहीं भी, जैसे यूग्लिना में था। सैप्रोफिटिक को एब्जॉर्प्टिव भी कह सकते हो। 178। A compound and name is X, complete oxidation compound, 12 FADH, 24 NADH, 6 GTP. How many oxygen molecules are consumed? Oxygen molecule consumption किस पे डिपेंड करता है? ETC पर। ऑक्सीजन कंजम्पशन, आप इसको इसको अप्लाई कैसे करोगे? ऑक्सीजन कंजम्पशन का मतलब है ईटीसी। अब ईटीसी में अगर, जैसे जब मैं फॉर एग्जांपल एक पायरुवेट की बात करता हूं, तो या छोड़ो, जितने NADH है और जितने FADH है वो सब ईटीसी में जाएंगे। तो जितने NADH और जितने FADH है वो कैलकुलेट कर लो। 12 और 24 प्लस कर दो। अरे यार नहीं समझे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंजम्पशन कहां होगा? ईटीसी में। ईटीसी में ऑक्सीजन कंजम्पशन कब होगा? जब NADH का ऑक्सीडेशन होता है, FADH का ऑक्सीडेशन होता है। तो जितने NADH बनेंगे, जितने FADH बनेंगे, उतना ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं होगा। तो टोटल कितने NADH FADH बन रहे हैं? 36। तो उतने ऑक्सीजन कंजम्पशन। जीटीपी गिनेंगे नहीं क्योंकि सबसेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में जाता नहीं ईटीसी में वो। ठीक है, 112। कौन से? अरे यार इसमें ओपनिंग हो लाइनें सारी यार, सबसे देखो लास्ट में वो आएगा, इनिबिटरी और एक्साइटेटरी पोटेंशियल जनरेट करना लास्ट में आएगा। अराइवल सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल पर आई, फिर इन कैल्शियम के कारण वो वेसिकल रिलीज हुए, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड करे पोस्ट साइनेप्टिक पर, और उस पर आगे चलकर वो पोटेंशियल जनरेट हुई। मतलब पहला बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। ठीक है, चलो कल करेंगे बाकी।